रिजर्वेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में आरक्षण की क्या रियलिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखें। सबसे पहले बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्रवाई की एक विवादास्पद प्रणाली है जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। भारतीय संविधान में प्रावधानों के आधार पर यह केंद्र सरकार और राज्य के राज्यों और क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा, प्रवेश, रोजगार, राजनीतिक निकायों आदि में आरक्षित कोटा या सीटों का उच्च प्रतिशत निर्धारित करने की अनुमति देता है। इसके इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश राज्य में आज़ादी से पहले कुछ जातियां और अन्य समुदायों के पक्ष में कोटा व्यवस्था मौजूद थी। सकारात्मक भेदभाव के विभिन्न रूपों की मांग की गई है। उदाहरण के लिए 1882 और 1891 में कोल्हापुर रियासत के महाराजा छत्रपति साहू ने गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की शुरुआत की, जिनमें से अधिकांश 1902 में लागू हुए। उन्होंने सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और इसे प्राप्त करना उनके लिए आसान बनने के लिए कई छात्रावास खोले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इस तरह शिक्षित लोगों को उपयुक्त रूप से रोजगार मिले, और उन्होंने वर्ग मुक्त भारत और अस्पृश्यता को उन्मूलन दोनों की अपील की। उनके 1902 के उपयोगों ने पिछड़े समुदायों के लिए 50% आरक्षण बनाया। प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व की आलोचना करने वाले कई गैर ब्राह्मण संगठनों के कहने पे मैसूर के राजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडीवाड़ ने अपने दीवान एवं वायसराय के विरोध के बावजूद सरकारी नौकरियां और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक समिति बनाई, जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। पहली जस्टिस पार्टी सरकार ने पहला सांप्रदायिक सरकारी आदेश पारित किया, जिससे भारतीय विधायी इतिहास के आरक्षण को कानून बनाने वाला पहला निर्वाचित निकाय बन गया, जो तब से पूरे देश में मानक बन गया। वेस्टमिंस्टर में शाही संसद ने 1909 के भारत सरकार अधिनियम के आरक्षण के तत्वों को पेश किया और स्वतंत्रता से पहले कई अन्य उपाय किए। 1925 में और वृद्धि देखने से पहले 1919 में दलित वर्गों को कुछ सीटें प्रदान की गई। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मण हिंदुओं को 44%, ब्राह्मण मुसलमानों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को 16% और अनुसूचित जनजातियों को 8% आरक्षण प्रदान किया। जून 1932 के गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार मुसलमानों, सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना था। दलित वर्गों, जो मोटे तौर पर एससी और एसटी के रूप में अनुरूप थे, निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कई सीटें सौंपी गई, जिनमें केवल वही वोट कर सकते थे, हालांकि वे अन्य सीटों पर भी वोट कर सकते थे। प्रस्ताव जो था विवादास्पद था। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध में उपवास किया, लेकिन दलित वर्गों में से कई, जिनमें बीआर अम्बेडकर भी शामिल थे, को इसका समर्थन करना पड़ा। बातचीत के बाद गांधी जी अम्बेडकर के साथ एकल हिंदू निर्वाचक मंडल रखने के लिए सह, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए अधिक सीटें आरक्षित हो गई। अन्य धर्मों जैसे इस्लाम और सिख धर्म के लिए निर्वाचक मंडल अलग रहे। 1942 में जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों को पहली बार केंद्रीय सेवाओं और अन्य सुविधाओं में 8.5% का आरक्षण प्राप्त हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पक्ष में 1980 के दशक के बाद ओबीसी अन्य पिछड़ा जातियों के पक्ष में 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए कुछ बड़ी पहल की गई। देश का सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा कार्यक्रम। भारत में जातिगत भेदभाव एक आम रूप से अस्पृश्यता को प्रथा थी। अनुसूचित जनजातियां इस प्रथा का प्राथमिक लक्ष्य थी कि भारत के नए संविधान द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 1954 में शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी के लिए 20% स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही जहां भी आवश्यक हो प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। 1982 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्तियों का 15% 7.5% कम से एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होना चाहिए। महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग का
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होगी। आयोग के पास ओबीसी के लिए सटीक जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे, इसलिए उनसे जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार समूह की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के संबंध में। ओबीसी के लिए आरक्षित कोटा लागू होना चाहिए। इसने उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश करने के लिए एक समान बदलाव का आह्वान किया, सिवाय जहां राज्यों के पास पहले से ही अधिक उदार आवश्यकता थी। यह सिफारिशें केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू नहीं हुई थी। 2019 में सरकार ने सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में फैसला सुनाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इससे अधिक आरक्षण संविधान द्वारा गारंटीकृत समान पहुंच का उल्लंघन होगा। इस प्रकार इसने आरक्षण का एक सीमा तय कर दी। हालांकि संविधान का हालिया संशोधन 50% से अधिक है और ऐसे राज्य कानून भी हैं जो 50% की सीमा को पार करते हैं और इस सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के अधीन है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य में जाति आधारित आरक्षण 69% और लगभग 87% आबादी पर लागू है। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ रिट याचिका संख्या 55/2019 में फैसले से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए दिए गए। 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। माना कि कोटा पर 50% की सीमा उल्लंघनीय है और आर्थिक आधार पर सकारात्मक कार्रवाई जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। इस संवैधानिक संशोधन ने केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण को 59.50% तक बढ़ा दिया। 1 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके आरक्षण योजनाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उप कोटा बनाने की अनुमति देने के पक्ष में 6:1 से फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि समान स्थिति वाले लोगों पर समान कानून लागू होना चाहिए। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने अकेली असहमति जताते हुए कहा कि राज्यों के पास 1950 की राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं है और उप कोटा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति BR गवई ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि ओबीसी पर लागू होने वाली क्रीमी लेयर अवधारणा SC/ST समूहों पर भी लागू होनी चाहिए। तो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।